हम 6-7 पैरामीटर्स जो हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कैसे करा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे नंबर 1। उसके बाद देखेंगे मतलब सिग्निफिकेंस इसका देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी क्यों होती है किसी भी इकोसिस्टम के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए ज़रूरी क्यों होती है, तो सिग्निफिकेंस देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो विभिन्नता जो होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो मतलब हम उसके टाइप्स देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे कि अच्छा अब हम कैसे बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पे इस इकोसिस्टम 1 में कितनी है और इकोसिस्टम 2 में कितनी है, तो मतलब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं इस बायोडाइवर्सिटी का। फोर्थ हम वो देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ हम देखेंगे लास्ट में ऑब्वियसली कि भाई बायोडाइवर्सिटी अगर कम होती है तो उसको थ्रेट क्या है। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं यूजुअली वो हम देखेंगे। लास्ट में एक और टॉपिक हमारा बचेगा जो हमारे इससे रिलेटेड कन्वेंशंस हैं वर्ल्ड में। ठीक है, तो पहले हम बायोडाइवर्सिटी समझते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पूरा सब कुछ खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ प्लांट, animal, microbial species plus all the genetic variations in the world और in a particular habitat। मतलब ये जो वेरिएशन होते हैं किसी स्पीशी या स्पीशी टू स्पीशी या प्लांट टू एनिमल या कोई भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, उनके बीच में क्या होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग अपने आप को अलग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते जाते हैं, एवोल्यूशन होता जाता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एनिमल का या फिर हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि ठीक है इसकी टांगे छोटी हैं या इसकी टांगे बड़ी हैं, तो वो क्या होता है वो मॉर्फोलॉजी होती है। ठीक है, अब ये जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे वो चाहे इस पर्टिकुलर हैबिटेट में हो या पूरी दुनिया में हो, कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशन है एनवायरनमेंट के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो इसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज लिविंग। डाइवर्सिटी का मतलब आपको पता है कि विभिन्नता को हम बोलते हैं, तो लिविंग बींग्स में जो विभिन्नता होती है उसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब अबाउट 8.7 मिलियन इज द एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, जिसमें से आप देखोगे कि जो 6.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो लैंड पे पाई जाती हैं और 2.2 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो ओशन में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई भले ही आपका जो ओशन का पूरा जो कवरेज है वो वर्ल्ड में ज़्यादा है, अर्थ पे ज़्यादा है, लेकिन स्पीशीज कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं, लैंड पे ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो हैं ओशन की स्पीशीज जो हैं नंबर में लैंड पे ज़्यादा है। ओके, a staggering 86% of the all species on land and 91% of those in the seas have yet to be discovered। कितनी स्पीशीज के अभी हमने जो नाम है वो नहीं पता है हमें। ठीक है, क्योंकि वो डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। तो आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, द हिंदू में आते रहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई बटरफ्लाई डिस्कवर हुई, तो जो भी उसको डिस्कवर करता है उस एरिया के नाम पे हम उसके नाम रख देते हैं। ठीक है, जिसने डिस्कवर की उसका नाम हम यूज कर सकते हैं, प्लस अगर वो किसी जावा आइलैंड पे पाई जा रही है तो जावा आइलैंड से एसोसिएटेड उसका नाम जो है हम रख देते हैं। ठीक है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड आर इन ट्रॉपिक्स। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर हमें मिलती है तो हमें कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिक्स में मिलेगी, ना कि टेम्परेट वाले रीजन में मिलेगी। ठीक है, तो इसी एरिया में आपको जो है अभी बहुत ही अननोन स्पीशीज जो है आप यहाँ पे कह सकते हो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ओनली अबाउट 1.2 मिलियन स्पीशीज हैव बीन फॉर्मली डिस्क्राइब्ड, द वास्ट मेजॉरिटी फ्रॉम बीइंग लैंड। More than 70% of all species recorded are animals, while plants में देखो कौन इंक्लूड कर रहा है इन्होंने, एल्गी को इंक्लूड किया है, फंगी को इंक्लूड किया है, ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कॉम्प्रोमाइज नो मोर देन 22% ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पे फ्लोरा और फोना का डिवीजन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का डिवीजन करते हैं, तो हमारे 70% जो है वो एनिमल्स वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और बाकी जितने बचे हुए आपके ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, मतलब उसमें से भी 30 में से 22% जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्लांट्स वाली कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, द अमंग एनिमल्स
insects are most species rich taxonomic group making up to 70% of the total. तो देखो ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसमें, वैरायटी जो है वो किसमें पाई जाती है। तो आप देखना कि भाई इंसेक्ट्स जो हैं वो अपने आप को बड़े अच्छे से अडाप्ट करते हैं और उन्हीं में आपको सबसे ज़्यादा उनकी स्पीशीज पाई जाएंगी, सबसे ज़्यादा रिच होगी ये, ठीक है, इंसेक्ट्स का जो यहाँ पे ग्रुप है। तो जितना भी यहाँ पे रिचनेस होगी सबसे ज़्यादा कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स में होगी, वो इंसेक्ट्स में होगी, ठीक है। टैक्सोनॉमिक ग्रुप। The tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. अगर हम अर्थ पे बात करते हैं तो कौन से एरिया में सबसे रिचेस्ट एरिया है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, तो दैट इज कौन सा, अमेजोन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो स्पीशीज की अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है कि आपके इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो ये जो हैं इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसको हम वर्टिब्रे कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो नहीं होता है, ठीक है, तो उन स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें होगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्टिब्रेट्स कहेंगे। तो देखो ये वाले जो एनिमल्स हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनके अंदर कोई भी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जितनी भी स्पीशीज हैं, देखो क्रस्ट हो सकता है, क्रस्ट हो सकता है इन पे, लेकिन जरूरी नहीं इनका वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हुआ होगा, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपके दो तरीके से क्लासिफाई होते हैं, एक तो वो कहाँ जाते हैं, एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स में जाते हैं, दूसरे ही कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं, ठीक है। अब देखो कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट्स तो सबको समझ आ गया ना कि कौन से होते हैं। यस मैम। ठीक है, अब देखो वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं बाहर के इन्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। अगर जैसे मुझे ठंड लगती है तो क्या होगा, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए उसको रेगुलेट कर सकती हूँ। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और वर्टिब्रेट्स का डिवीजन इन दोनों टाइप के एनिमल्स में होता है अकॉर्डिंग टू देयर ब्लड और टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। सो अब देखो हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी में इन्हीं के सब बने हुए हैं सारे ग्रुप्स जो हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स आप देखो, ये इसमें भी इन्वर्टिब्रेट्स में आप देखो कि इंसेक्ट्स कितने सारे हैं, ठीक है, तो मेजॉरिटी जो इन्वर्टिब्रेट्स में कवर हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स कवर होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में आप देखो तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा आपकी फिशेज हैं, ओके। तो प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में आपके एंजियोस्पर्म्स हैं और आपकी फंगी हैं। इनमें आपकी जो है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा, ये बायोडाइवर्सिटी का रेशियो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको इन ग्रुप्स में मिलेगी, इंसेक्ट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट्स में, वर्टिब्रेट्स में, फिशेस में, प्लांट्स में कहाँ, फंगी और एंजियोस्पर्म्स में मिलेगी, ठीक है। ओके तो अब देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ एंड इन लिविंग नेचर, ठीक है। अब इस वर्ड को कॉइन किसने किया था, 1986 में, बहुत ही रिसेंटली इसको कॉइन करा गया था बाय वॉल्टर जी रॉसन, ठीक है। तो किसने कॉइन किया है ये, दिस कैन बी आस्क्ड इन यूपी पीसीएस एग्जाम, ठीक है। कब किया था यहाँ पे, द 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में डिफाइंड बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन किया था, ठीक है। ये 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो समिट हुई थी, इसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट थी, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्होंने डिफाइन कैसे किया, द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस इंक्लूडिंग इंटर एलिया, टेरेस्ट्रियल, मरीन and other aquatic ecosystems and ecological complexes of which they are part. This includes the diversity within the species, between the species and ecosystems, ठीक है। देखो ये जो डेफिनेशन है ये पढ़ने में आपको बहुत ही सिंपल लग रही है,
लेकिन इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है, ठीक है। अब इसमें डाइवर्सिटी अगर हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी देखो किन किन चीज़ों में देखी जाती है। डाइवर्सिटी देखी जाती है ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज में, कि भाई एक स्पीशी है उसके अंदर कितनी विभिन्नता है। फिर एक स्पीशी हो गई दूसरी स्पीशी हो गई, तो इन दोनों के बीच में कितना चेंजेस हैं, ठीक है। फिर अब ये एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं और इधर यहाँ पे 2-3 स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये इकोसिस्टम 1 में और इकोसिस्टम 2 में कितना अंतर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को मेजर करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट किस तरीके से होता है। तो देखो दो यहाँ पे उसके पैरामीटर्स होते हैं। एक तो यहाँ पे स्पीशीज की रिचनेस क्या है, ठीक है, और दूसरा स्पीशीज कितनी इवनली प्रेजेंट है। ओके, अब देखो स्पीशीज का रिचनेस का मतलब है कि यहाँ पे कितनी अलग अलग प्रजातियां प्रेजेंट हैं, ठीक है। मतलब कि ये इकोसिस्टम हो गया, यहाँ पे आपका जेब्रा प्रेजेंट है, यहाँ पे लायन प्रेजेंट है, फिर आप रैबिट प्रेजेंट है, ठीक है, फिर आप डियर मान लो, तो यहाँ पे कितने टाइप की स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीशीज को जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। अब स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या होता है कि यही स्पीशीज, अच्छा जेब्रा प्रेजेंट है तो जेब्रा कितनी संख्या में प्रेजेंट है, लायन प्रेजेंट है तो ये इसकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, और ये कितना इवनली स्प्रेड है। तो ये जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं हर एक स्पीशी की, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पीशीज इवननेस, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पीशीज रिचनेस किस तरीके से हम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 तरीके से यहाँ पे इसको देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है अल्फा डाइवर्सिटी, फिर बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा अंतर है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखो अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है। तो अल्फा मतलब आप यहाँ पे अगर हमें याद भी रखना है तो अल्फा मानो कि बहुत ही इनिशियल लेवल, ठीक है। अब मानो कि ये एक पेड़ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एक ये इकोसिस्टम है पानी वाला, ओके। तो अब इस पानी में क्या है, यहाँ पे भी आपका एक इकोसिस्टम बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज जो हैं उन्होंने अपना फूड वेब क्रिएट करा हुआ है, ओके। फिर दूसरा इकोसिस्टम देखो, यहाँ पे इकोसिस्टम 2 देखो, इस पेड़ पे यहाँ पे भी कुछ चिड़िया और कुछ ना कुछ यहाँ पे जो एनिमल्स है वो यहाँ पे रह रहे होंगे, ठीक है। तो इनका इकोसिस्टम यहाँ पे अलग होगा, ठीक है। अब जब हम पर्टिकुलरली एक इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं और उसके अंदर की रिचनेस को देखते हैं, मतलब या तो हम ये इको पानी वाली इकोसिस्टम, लेक वाली इकोसिस्टम की बात कर लें, ठीक है, और इसमें हम देखें कि भाई इसमें कितनी ये वाली मछलियां हैं, इसमें यहाँ पे कितने प्रोटोजोन्स हैं, कितने प्लैंक्टन्स हैं, कितनी यहाँ पे वैरायटी है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में। जब हम एक स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। समझ आया सबको अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती है, अलग अलग एक एक इकोसिस्टम में उसके अंदर कितनी स्पीशीज प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। इट इज वेरी स्पेसिफिक। अब मानो कि यहाँ पे ये फ्रॉग है, ठीक है, इसमें फ्रॉग है प्लस ये एक प्लांट है, इसमें प्लैंक्टन्स हैं, तो 1 + 2 + 3 + 4 फिशेज हैं। तो यहाँ की जो अल्फा डाइवर्सिटी हो गई वो कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तो जितनी स्पीशीज होंगी उनको हम काउंट कर लेंगे और उनको काउंट करके बता देंगे कि अच्छा यहाँ पे कितनी प्रजातियां रहती हैं, यहाँ पे 10-15 जितनी भी यहाँ पे स्पीशीज हैं वो रहती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डाइवर्सिटी। अब देखो बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी, बीटा डाइवर्सिटी होगी कि अब हमने 2 इकोसिस्टम ले लिया अलग अलग, ठीक है। हमने ये पेड़ वाला इकोसिस्टम ले लिया और हमने ये वाला इकोसिस्टम ले लिया जो पानी में एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों में हमने देखा कि कितनी प्रजातियां जो हैं वो यहाँ पे अलग अलग प्रेजेंट हैं। तो हम देखेंगे अच्छा स्पैरो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ क्या है, यहाँ पे फ्रॉग एग्जिस्ट कर रहा है, और इन इन सब में जितनी, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे
तो हम देखेंगे कि भाई इसमें कितनी अलग से स्पीशीज प्रेजेंट है और इसमें कितनी अलग से स्पीशीज प्रेजेंट है। तो मानो कि यहाँ पे आपका चिड़िया हो गई, ठीक है, आपकी बर्ड होगी, आपका यहाँ पे स्नेक हो गया, ठीक है, तो यहाँ की होगी 2, ओके, और यहाँ पे हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पे मान लो कि 4 स्पीशीज प्रेजेंट है। तो जब हम बीटा डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो हम इसकी देखेंगे और हम पानी वाली इकोसिस्टम की देखेंगे। तो 2 + 4 ये हो गई हमारी बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो दो इकोसिस्टम को कंपेयर करके जब हम यहाँ पे विभिन्नता निकालते हैं, डाइवर्सिटी निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। ये समझ आया सबको? यस मैम। ओके, अब देखो, अब हमारा बचा है गामा डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी क्या होगा? गामा डाइवर्सिटी देखो, अब ये हमारा यहाँ पे पेड़ है, ये हमने इकोसिस्टम 2 लिया, ये इकोसिस्टम हमने 1 लिया, ये पूरा एक नेशनल पार्क में प्रेजेंट है, ठीक है, एक बड़े लार्जर एरिया में प्रेजेंट है। जब हम इस पूरे एरिया में, इस पूरे नेशनल पार्क में हम यहाँ पे काउंट करने लगेंगे कि स्पीशीज कितनी एग्जिस्ट करती हैं, तो लार्जर जब पिक्चर निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो याद रखना, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी से क्वेश्चंस जो हैं वो मॉक्स में कई बार पूछते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन हो सकता है आ भी जाए। तो एकदम ये बेसिक्स हैं, इसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझना, ठीक है। अब देखो, अगर अब थोड़ा मैंने आपको वैसा वाला डायग्राम दिखाया था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़ा सा वैसा टेक्निकल डायग्राम दिखाती हूँ, तो थोड़ा सा अब क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो, अल्फा, इसमें क्या है, देखो तीनों टाइप की डाइवर्सिटी जो है वो निकाली हुई है। इकोसिस्टम 1 लेते हैं, इकोसिस्टम 2 लेते हैं, फिर इकोसिस्टम 3 लेते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम 1 में हमें निकालनी है अल्फा डाइवर्सिटी। तो देखो, अब यहाँ पे एक ये सर्कुलर ये है, एक ये है, एक ये स्क्वायर है, तो कितनी हो गई यहाँ पे अल्फा डाइवर्सिटी? इसी इकोसिस्टम के अंदर निकालते हैं तो ये हो गई 3 अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने अल्फा डाइवर्सिटी निकाली, एक स्टार शेप है, एक ट्राइंगल शेप है, एक सर्कुलर शेप है, एक स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो हो गए यहाँ पे 4 चीजें। यहाँ पे कितनी हो गई? सर्कुलर शेप है और एक हमारा स्क्वायर शेप है, तो अल्फा डाइवर्सिटी होगी 2। अब जब मैं इस इकोसिस्टम 1 और इकोसिस्टम 2 के बीच में डाइवर्सिटी निकालूंगी, ठीक है, तो कितनी उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा डाइवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से हम बीटा डाइवर्सिटी निकालेंगे। देखो, एक हो गया ये स्क्वायर, नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया, फिर 2, फिर एक क्या हो गया? सर्कल हो गया, ठीक है, +3। अब कलर अलग अलग हो सकते हैं, नो डजंट मैटर, ये येलो है, ये अलग स्पीशी है, ये यहाँ पे अलग है, ग्रीन कलर में है, ठीक है। तो मतलब एक हो सकता है कि भाई बर्ड जो है वो यहाँ पे रेड कलर की हो, एक हो सकता है कि भाई यहाँ पे वाइट कलर की हो, लेकिन है क्या है, तो बर्ड की कैटेगरी में। तो अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको हम यहाँ पे दोनों के उसमें कॉमनली जोड़ लेंगे, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी? बीटा डाइवर्सिटी आ जाएगी। अब हमें जब गामा डाइवर्सिटी निकालनी होगी तो हम इन सब में, इन तीनों इकोसिस्टम में निकाल लेंगे भाई कि गामा डाइवर्सिटी हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो देखो, ये ट्रायंगल एक हो गया हमारा, ट्रायंगल के साथ हमारा एक स्टार हो गया, फिर एक सर्कल हो गया, फिर हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। और क्या बचा? और कुछ बचा? बस यही शेप्स हैं। ओके, तो इसमें 6 कैसे आ रही है? एनीवेज, जब हम गामा डाइवर्सिटी इसकी निकालेंगे तो फिर हम यहाँ पे पूरे इकोसिस्टम में कंपेयर कर लेंगे कि अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमने इसका एकदम कॉमन वे में निकाल लिया कि कितनी प्रेजेंट है। अलग भी कंसिडर किया गया है। हाँ बेबी। मैम, गामा में जब हम लोग कर रहे हैं तो ये 4 ही आ रहा है, लेकिन 6 दिखा रहा है, तो हमें लग रहा है शायद कलर वाला भी सेम कर दिया है गामा में, ये हाँ, तो हाँ, इसमें गामा शायद में अलग अलग करके कलर लिया है, वाला भी तो कंसिडर आ किया जाएगा होगा। फिर मैम हाँ, 6। कलर वाला भी कंसिडर किया होगा इसमें, ठीक है। बीटा डाइवर्सिटी में जो है कलर वाला कंसिडर नहीं कर रहे थे, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड वो करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक एसेंस समझो उसका कि गामा में जो है वो ओवरऑल हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ आया सबको? अल्फा बीटा गामा।
ओके, तो देखो हमने बायोडाइवर्सिटी जो है इसके यस मैम। दो पैरामीटर्स देखे। एक तो हमने देखा कि उस बायोडाइवर्सिटी में रिचनेस कितनी है, मतलब वहाँ पे जो आपकी कितनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज जो हैं वो प्रेजेंट है उस एरिया में, तो उसको हमने काउंट कर लिया। इसमें हमने ये 3 टाइप की थी, अल्फा थी, बीटा थी और आपकी गामा थी, ठीक है। तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, इन तीनों में याद रखना हम रिचनेस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इवननेस में हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये अबाउंडेंस में कितनी है, मतलब कि यहाँ पे तितलियां प्रेजेंट है तो भाई कितनी सारी तितलियां हैं, 4 तितलियां हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला इंसेक्ट है तो ये कितनी संख्या में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई क्या ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ यहाँ पे दो तीन ही नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर एक भी ये 2-3 भी मर जाते हैं तो ये पूरी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो बस हम इसका पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, ये इवननेस होता है। ओके, अब देखो इवननेस अगर ज़्यादा होती है तो उसका असर क्या पड़ता है, जितनी इवननेस होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट इवननेस एज द टू पॉपुलेशन हैव सिमिलर अबाउंडेंस, ठीक है। अगर लो इवननेस होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई कुछ ही स्पीशीज जो है वहाँ पे डोमिनेंट हैं, ठीक है, और किसी को ग्रो ही नहीं करने दे रही, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्पीशीज डोमिनेंट है। रिचनेस अगर ज़्यादा होगी तो मतलब आपकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। अगर ये नंबर आपका ज़्यादा आता है, अल्फा नंबर ज़्यादा आता है, बीटा नंबर ज़्यादा आता है, गामा नंबर ज़्यादा आता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्पीशीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि भाई बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है, ठीक है। तो अब हम अगर रिचनेस की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में होना चाहिए हम रिचनेस में किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब बायोडाइवर्सिटी की लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी, स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी कि भाई आपका जो बर्ड्स हैं वो कितनी अलग अलग टाइप में प्रेजेंट हैं, कि वहाँ पे मानो कि वहाँ पे पीजन है या वहाँ पे हाउस पैरो है या कोई भी बर्ड है, ठीक है। तो ये आपस में किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, वो आपकी होगी स्पीशी डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कि भाई इस इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में किस तरीके से प्रेजेंट है और दूसरे इकोसिस्टम में किस तरीके से प्रेजेंट है, इन दोनों में आपस में क्या अंतर है, ठीक है। जिस तरीके से बीटा डाइवर्सिटी निकालते हैं ना, वही आप इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आप उसको कह सकते हो, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है कि भाई देखो ह्यूमंस होते हैं तो हम क्या हैं, सब यहाँ पे ह्यूमंस हैं, लेकिन हम सबके ह्यूमंस में आप देखो कि सब अलग अलग दिखते हैं। एक भी कोई इंसान जो होगा वो मतलब मेजॉरिटी जो होंगे वो सब सेम ही मतलब सॉरी अलग ही दिखेंगे, ठीक है। ट्विन्स होंगे, चलो वो सेम दिखते हैं, लेकिन हमारे जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो वेरी करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या आता है कि भाई आप अलग दिखते हो, मैं अलग दिखती हूँ। तो इसमें ये एनिमल्स के साथ भी होता है, हर टाइगर की अलग स्ट्राइप्स होती हैं, तभी हम यहाँ पे एम स्ट्राइप्स मेथड यूज कर पाते हैं टाइगर की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो सब में जेनेटिक डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है, मतलब उनकी जीन्स जो रहेंगे वो अलग तरीके से यहाँ पे कोडिफाइड होंगे। ओके, तो ये जो है ये बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स हैं। ओके, देखो अब देखो स्पीशीज अभी आपको मैंने बताया कि देखो ये अलग टाइप की फिश है, ये अलग टाइप की फिश है और ये अलग टाइप की फिश है, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो ये क्या कहलाता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। अब कम्युनिटी डाइवर्सिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है कि भाई यहाँ पे देखो सी हॉर्स भी प्रेजेंट है, स्टार फिश भी प्रेजेंट है, टोटोइज भी प्रेजेंट है, आपको कोरल्स भी मिल रहे हैं, ये वाली फिशेस भी मिल रही हैं, अलग अलग तरीके के जानवर जो हैं आपको, एनिमल्स जो हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दैट विल बी कम्युनिटी इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है कि भाई देखो ये है तो एक ही प्रजाति की, लेकिन जैसे ह्यूमंस तो सब सेम है, सब ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस हैं, लेकिन सब में क्या है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, जेनेटिक डिफरेंस है। तो ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहलाएगी, ठीक है। सबको क्लियर हुआ इन तीनों डाइवर्सिटी में क्या क्या अंतर है। यस मैम। ओके, ठीक है। सो भाई इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है कि भाई ये किस तरीके से फिजिकल और केमिकल डाइवर्सिटी इन दो
इकोटोन्स में किस तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि आपके ओशंस हो गए, लेक्स हो गए, स्ट्रीम्स होगी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया कि भाई उसी उसी एरिया में कितनी सारी अलग अलग प्रजातियां हैं, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे फिनोटाइपिक वेरिएशन किस तरीके का है, मतलब अगर यहाँ पे इंसान है, ठीक है, तो ये इंसान जो है ये शॉर्टर इंसान है, एक थोड़ा सा टॉलर इंसान निकल गया, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी का मतलब कि उसी स्पीशी में, जैसे अभी देखा था ना वो फिशेस जो थी, किसी की धारियां ज्यादा थी, किसी की कम थी, तो वही इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा मतलब एक ही पर्टिकुलर उसके अंदर देखना, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ये भी आपकी जो है ये सेम हो गई, ठीक है। फिनोटाइपिक अभी आपको बताती हूँ फिनोटाइपिक वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो अब ये सारी डाइवर्सिटी हो गई, एक आपकी फंक्शनल डाइवर्सिटी होगी। फंक्शनल डाइवर्सिटी क्या होती है कि भाई सबका अलग अलग काम होता है नेचर में, ठीक है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे वो क्या करेंगे, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, तो उनका क्या होगा, उनका जो फोटोसिंथेसिस होगा प्राइमरी काम होगा। जैसे कि एल्गी क्या कर रहा होगा, वो एनर्जी रिसीव कर रहा होगा सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, ठीक है। ग्रेजर्स क्या कर रहे होंगे, वो एल्गी को खा रहे होंगे, फिर उसके बाद एल्गी को कोई खा रहा होगा, फिर ग्रेजर्स को कोई खा रहा होगा, ठीक है। माइक्रोब्स क्या कर रहे होंगे, वो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, दे मॉडिफाई द न्यूट्रिएंट्स एंड द कार्बन प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रेजर्स एंड डिपॉजिट फीडर्स, मतलब यहाँ पे सबका अपना अपना एक फंक्शन है इकोसिस्टम में, ठीक है। ये डाइवर्सिटी जो फंक्शन वाइज कि भाई तेरा काम ये, मेरा काम ये, इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल डाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, तो देखो सेम चीजें हैं, मोर स्पेसिफिक वे में अगर हम देखेंगे तो अब इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो देखो अब इंट्रा स्पेसिफिक कि भाई ये सारी देखो कैट्स हैं, ये कैट्स जो है वो डार्क है, ये कैट थोड़ी ग्रेइश है, ये थोड़ी येलोइश है, ये थोड़ी मिक्स है, ठीक है। तो जब आपका इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन की बात होती है उसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएशन अकाउंटेड बाय द इंडिविजुअल एज एंड द सेक्स डिफरेंसेस सीन विद इन द एवरी बायोलॉजिकल स्पीशीज। कैट की ही स्पीशी में हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग डिफरेंसेस हैं। फिर क्या होगा, ये अगर इस कैट की यही कैट मतलब अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डॉग्स का, आप डॉग्स में जर्मन शेफर्ड्स ले लो, ठीक है, तो आप जर्मन शेफर्ड 1 ले लो और जर्मन शेफर्ड 2 ले लो, तो इन दोनों में आप क्या देखोगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी देखोगे, ठीक है। लेकिन आप एक लैब्राडोर ले लो और दूसरा एक जर्मन शेफर्ड ले लो, इन दोनों में आपको क्या दिखेगा, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, ठीक है। समझ गए ना सब लोग, मतलब कि इनमें क्या अंतर हो रहा है। यस मैम, कि वो है तो डॉग ही बट उसमें बिल्कुल, डिफरेंस है। ये है तो डॉग ही, स्पीशी तो एक ही है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा फिनोटाइपिक डिफरेंस आ गया। फिनोटाइप आप समझ गए हो ना कि भाई बहुत ज्यादा कोई टॉल है, किसी के काले बाल हैं, तो अलग अलग इसकी जो है ब्रीड्स जो है बन गई है, मतलब मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ओके। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी क्या होगी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी आपकी वही होगी कि भाई आपका ये जेनेटिक और मोर्फोलॉजिकल थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि पॉपुलेशन वही, ये देखो ये पूरे आपके सेम से लोग हैं, लेकिन इसके अंदर आपका थोड़ा सा और जैसे कि रेसेस, जैसे इंडियंस की बात करेंगे तो इंडियंस थोड़े अलग दिखते हैं, फिर थोड़े अफ्रीकन अलग दिखते हैं, आपके यूरोपियंस होते हैं, कोकेशियन उसमें आते हैं रेस में, तो अलग होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन जब हम हमारी पूरी कम्युनिटी बन जाती है, तो अभी हमने देखा था ना कम्युनिटी वाला जो स्पीशी डाइवर्सिटी था, उसको ही हम यहाँ पे सिनोनिमसली पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखो फिनोटाइप जो है इसको समझना इंपॉर्टेंट है, फिनोटाइप क्या होता है। तो फिनोटाइप जो है, ये देखो एक जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप का मतलब होता है कि भाई इसका कोई जेनेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अब उसका जेनेटिक सीक्वेंस की वजह से ऐसा हो सकता है कि ये चूहा जो है वो ब्राउन इन कलर है,
ठीक है, अगर इसको हमने बदल दिया, इसका सीक्वेंस हमने बदल दिया, तो हो सकता है कि ये क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। फिर इसको हमने फिर बदल दिया तो ये क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो देखो अब जब ये सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, इनमें क्या, ये एक जीन्स के टाइप बन रहे हैं, अलग अलग कोडिफिकेशन कर रहे हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, टेक्निकली हम कहते हैं इनको जीनोटाइप्स। अब जीनोटाइप्स में जब चेंज आता है तो ये आप देख सकते हो कि पहले भाई ये क्या था, ये ब्राउन था, फिर ये ब्लैक हुआ, ये व्हाइट हुआ। इसके फीचर्स में जब चेंज आता है, इसकी फिजिकल फीचर्स में स्पेसिफिकली जब चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप देखना कि अलग अलग हैं, ठीक है। Okay, so phenotype refers to all the observable characters of the organism that result from the interaction of the genotype with the environment. तो जैसे जैसे जीनोटाइप बदलेगा उस ऑर्गेनिज्म का, वैसे वैसे उसका फिनोटाइप बदलता जाएगा, ठीक है। तो अगर अब मैं कहूँगी जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई फिनोटाइप क्या होता है, स्पेसिफिकली फिजिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं। ओके, फंक्शनल डाइवर्सिटी हम देख चुके हैं कि क्या होता है, ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, चलो अब हम स्पीशीज की टाइप्स देखते हैं। यस मैम। ओके, वेरी गुड। स्पीशीज की टाइप देखते हैं कि स्पीशीज किस टाइप की जो है वो होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पे कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, इट इज अ स्पीशीज हुज एडिशन टू or a loss from ecosystems lead to major changes in the occurrence of at least one or the other species. If the keystone species is lost, it will result in the degradation of whole ecosystem. ठीक है, तो अगर एक स्पीशी ये खत्म होती है, एक्सटिंक्ट होती है, तो उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है पूरे इकोसिस्टम पे, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये टाइगर और लायन, ये सब क्या थे, फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर टाइगर जो है वो आपका कंजर्व हो पा रहा है, उसका मतलब क्या है, पूरा इकोसिस्टम जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। तो पूरा नेशनल पार्क जो है टाइगर और लायन के बहाने कंजर्व हो जाता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे, ये कीस्टोन स्पीशी है, ठीक है। और इंडिकेटर स्पीशी क्या होती है, और कीस्टोन और इंडिकेटर स्पीशी में अंतर क्या होता है, ठीक है। सो इंडिकेटर स्पीशीज, इट इज द वन whose presence or absence or abundance reflect the environmental condition, ठीक है। अब ये क्या कर, ये आपको इसकी जो भी हालत होगी इस स्पीशी की, ठीक है, वो क्या बताएगा आपको, एक फिजिकल इंडिकेटर बताएगा। वो बताएगा कि जिस माहौल में वो रह रहा है वो माहौल कैसा है, ठीक है। जैसे कि आपकी जो हाउस बर्ड होती है, ठीक है, जो हाउस बर्ड होती है वो क्या होती है, वो पॉल्यूशन की इंडिकेटर होती है। जैसे कि दिल्ली से क्या हुआ है, जो आपके मैसिव अर्बनाइजेशन की वजह से और पोल्यूशन की वजह से जो आपकी छुट्टी वाली चिड़िया होती थी वो वहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। तो अगर वो क्या होती है, वो इंडिकेटर स्पीशी होती है। मतलब अगर वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो उसका ये इशारा होता है कि भाई आपके यहाँ जो ये पॉल्यूशन है वो कम है, ठीक है। तो अगर कोई भी स्पीशी इस तरफ के इशारा करे कि भाई आपका कुछ भी फिजिकल इन्वायरमेंट को वो बताती है, उसको इंडिकेट करती है, ठीक है। इंडिकेटर का मतलब इंडिकेशन देना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज, ठीक है। फ्रॉग्स, लाइकेंस, साल्मन, ये सब क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज हैं। ये अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक है। और बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो अब अगर हाउस बर्ड्स वापस आ जाती हैं तो मतलब पॉल्यूशन आपका चला गया है, कम हो गया है, तो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह ये काम करती हैं, ठीक है। फिशेस जो हैं, अभी हमने देखा था कि भाई वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो गया, तो यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपका डिप्लीट हो जाता है, और ये फिशेस जो है वो वहाँ पे मरने लगती हैं। तो अगर वहाँ पे फिशेस मर रही हैं तो मतलब आपका पानी में वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो फिशेस भी क्या है, इंडिकेटर स्पीशीज हैं। एंडीमिक स्पीशीज क्या होती हैं, एंडीमिक स्पीशीज दे आर नेटिव टू अ सिंगल स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन सच एज आइलैंड, स्टेट, नेशन, कंट्री और अ डिफाइंड जोन, ठीक है। अ रेयर ऑल्टरनेटिव टर्म for a species that is endemic is called prescinctive.
मतलब कि स्पीशीज दैट आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ डिफाइंड लोकल एरिया। ठीक है, अब देखो हम जब कहते हैं कि भाई ये स्पीशी क्या है, ये एंडीमिक टू इंडिया है, इसका मतलब क्या होता है कि ये इंडिया के अलावा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि आपका जो लायन है, ठीक है, लायन क्या है, वो एंडीमिक टू गुजरात है या एंडीमिक टू इंडिया है। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि वो लायन जो है आपको यूएसए में मिल रहा है, ठीक है, या फिर वर्ल्ड में कहीं और मिल रहा है। एंडीमिक का मतलब कि वो उसी एरिया में, उसका हैबिटेट जो है वो उसी पर्टिकुलर एरिया में है, उसका नीश उसका हैबिटेट नीश डिसाइडेड है। ठीक है, तो वो होती है एंडीमिक स्पीशीज। अब देखो कुछ एंडीमिक स्पीशीज के एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट और इंडिया में प्रेजेंट है। जैसे कि अच्छा, अब एंडीमिक स्पीशीज आप सोचो कि भाई इसका बहुत लिमिटेड हैबिटेट रहेगा, अगर ये हैबिटेट को इन्होंने कुछ भी थ्रेटन किया तो ये एंडीमिक स्पीशीज जो है ये एंडेंजर हो सकती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में लायन टेल मैकैक जो है ये रहता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी ताहर भी रहता है। हिमालयाज में आपका ईस्टर्न हिमालयाज में असम वाले साइड में आपको मिलता है रेड पांडा। अच्छा, अब इसे गलती से मत सोचना कि ये रेड पांडा है, ये होती है फॉक्स। ठीक है, लेकिन दिखती है ये लाल कलर की, लेकिन पांडा जैसी क्यूट सी दिखती है, इसलिए इसका नाम जो है वो रेड पांडा है, लेकिन है ये फॉक्स। ठीक है, तो रेड पांडा जो है दैट इज एंडीमिक टू ईस्टर्न हिमालयाज। फिर फ्लाइंग स्क्विरल है, ये आप देख रहे हो, ये फ्लाइंग स्क्विरल कहलाती है। फिर ईस्टर्न घाट्स में ही सिवट जो है वो आपको मिलते हैं। ये सारी एंडीमिक स्पीशीज हैं, यहीं पर ये मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न घाट्स में। उसके अलावा जो हैं ये कहीं पे भी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, एंडीमिक स्पीशीज समझ आई, ये तीनों टाइप की स्पीशीज। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, अब देखो इन्वेजिव स्पीशीज क्या होती हैं। इन्वेजिव स्पीशीज एंड एक्सोटिक, हम कई बारी बात करते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। ठीक है, सो एन एक्सोटिक स्पीशी विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन एरिया अनइंटेंशनली और इंटेंशनली। ठीक है, तो एक्सोटिक स्पीशी का मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, एक्सोटिक स्पीशी का मतलब होता है कि वो यहाँ पे नई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे न्यू है और हमें वो एक्सोटिक लग रही है, इसीलिए मतलब हमने एक्सोटिक नाम दिया है। लेकिन इसका जो मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, उसको उस इकोसिस्टम को वो बिलोंग नहीं करती है, किसी और इकोसिस्टम से वो अडेप्टेड थी, उसका हैबिटेट कहीं और था, उसको आप लाके यहाँ पे लेके आ रहे हो। लेकिन ये जो है स्पीशी क्या है, ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये अडेप्ट कर लेती है। जहाँ कुछ लोग होते हैं ना, घुल मिल जाते हैं हर जगह पे, हर इकोसिस्टम में घुल मिल जाते हैं, तो उसी टाइप की ये इन्वेजिव स्पीशीज होती है। ठीक है, तो ये जिस भी इकोसिस्टम में जाएगी वहाँ पे ये घुल मिल जाएगी, और बल्कि इतना घुल मिल जाएगी कि यहाँ की जो स्पीशीज है नेटिव, उनका भी खाना खा लेगी। ठीक है, तो इन्वेजिव स्पीशीज समझ आए कि क्या होते हैं, ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप को और खूब सारा न्यूट्रिशन यहाँ से ले लेंगे, तो ये आपकी कहलाती है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे एलियन स्पीशीज या एग्जॉटिक स्पीशीज या एलियन स्पीशीज, तो सबका मतलब यही होता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो लैंटना होता है, फॉल आर्मी वॉर्म होता है, यूकलिप्टस होता है। ठीक है, वैटल, प्रोसोफिस जुलिफ्लोरा होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। कॉमन वाटर हियासिंथ होते हैं। तो इन्वेजिव स्पीशीज अगर कोई करंट अफेयर में न्यू डिस्कवर होती है तो उसका ट्रैक रखना कि भाई ये इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फ्लैगशिप स्पीशीज देखते हैं। आई गेस सबको अब अंतर समझ आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब अब कीस्टोन स्पीशीज अगर कोई बोले तो उसका एकदम कोर समझ जाना कि कीस्टोन स्पीशीज का काम क्या है, फंक्शन क्या है इकोसिस्टम में, एंडीमिक का फंक्शन क्या है, एलियन स्पीशीज का फंक्शन क्या है। ठीक है, अब जब मैं फ्लैगशिप स्पीशी की बात करती हूँ तो फ्लैगशिप स्पीशी का मतलब क्या होगा, ऐसी स्पीशीज जो उसको एक, आप कह सकते हो इसका एम्बेसडर है। ठीक है, जैसे कि हम एक ब्रांड लेते हैं, ब्रांड का एक एम्बेसडर लेते हैं। ठीक है, तो वो ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है, उसको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, हमें उसी की शक्ल याद आती है जब भी हम उस ब्रांड के बारे में सुनते हैं, उस सेलिब्रिटी की। तो उसी तरीके से आप सोचो कि इस इकोसिस्टम का ये क्या होंगे, ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीशीज। It is a species chosen to represent an environmental cause such as an ecosystem in need of conservation.
ठीक है। तो अब क्या होता है, ब्रांड का जब हम प्रचार करते हैं तो हमें एक ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत होती है कि भाई मार्केटिंग हो पाए। उसी तरीके से एक एनवायरमेंटल कॉज के लिए उसको फेमस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्लैगशिप स्पीशीज जो है वो अडॉप्ट करते हैं, इसको मानते हैं कि भाई ये है यहाँ की फ्लैगशिप की स्पीशीज, ठीक है। Now these species are chosen for their vulnerability, attractiveness and distinctiveness. मानो कि ये पांडा किसी बैम्बू वाले फॉरेस्ट में रहता है और हमें बैम्बू फॉरेस्ट की जो है उपयोगिता बतानी है या उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, वो पूरा पांडा जो है उसको हम उसकी फ्लैगशिप स्पीशीज जो है बना देंगे, ठीक है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हुए, इंडियन टाइगर हो गया, अफ्रीकन एलिफेंट हो गए, जाइंट पांडा हो गया, जाइंट पांडा ऑफ चाइना। देखो अब पांडा देखोगे तो चाइना की एकदम से याद आ जाएगी आपको, ठीक है। कैंगरू देखोगे तो एकदम से ऑस्ट्रेलिया की याद आ जाएगी। हाथी देखोगे तो हाथी किसको रिप्रेजेंट करता है, कई बार इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और टाइगर भी हम देखते हैं कि भाई इंडिया को कई बार हम हमारे दिमाग में एक इमेज आती है साइकोलॉजिकली, है ना। तो ऐसी स्पीशीज जो उस एरिया के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, मतलब इकोलॉजिकल एम्बेसडर्स हैं, ठीक है। ओके, अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती हैं, द स्पीशीज दैट आर सिलेक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, ठीक है, एंड फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। जैसे कि हमारा वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, ठीक है। तो अम्ब्रेला स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो कि पूरे इकोसिस्टम को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रख रही हैं, और उनको आपने क्या किया है, आपने उनको सिलेक्ट किया है, ठीक है। Efforts to save wild tigers in the forest also accomplish the goal of saving other species, ठीक है। तो अम्ब्रेला स्पीशीज का काम जो होगा वो इकोटोन स्पीशीज की तरह ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये जो अम्ब्रेला स्पीशीज होगी ना, ये स्पेसिफिकली इसका काम यही होगा कि इसके नीचे के जितने भी फूड चेन्स जो हैं वो सब कंजर्व हो जाएंगी, ठीक है। अम्ब्रेला स्पीशीज के अंडर, अम्ब्रेला मतलब एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीशीज जब हम बताएंगे तो हम उसका महत्व बताएंगे, अम्ब्रेला स्पीशीज जब हम बताएंगे तो हम फंक्शन बताएंगे कि भाई पूरे इकोसिस्टम को सेव करने की बात हो रही है। तो अलग अलग रेफरेंस में टर्म जो है हम ये यूज करेंगे। एक होती है फाउंडेशनल स्पीशीज, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्पीशीज का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा उस इकोसिस्टम में या उस बायोम में कौन सी स्पीशी प्रेजेंट है। जैसे कि सवाना ग्रासलैंड की अगर मैं बात करूंगी तो वहां पे क्या है, ग्रासलैंड जो है, सवाना ग्रासलैंड्स जो है वहां पे ग्रासलैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्पीशी क्या हो गई, वहां की ग्रासलैंड्स हो गए, ठीक है। तो कोई भी अगर जो वहां पे बहुत भारी मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि अगर हम दार्जिलिंग जाएंगे, मतलब खैर वो तो दैट इज ह्यूमन मेड, लेकिन मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर जैसे हम दार्जिलिंग जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे जो टी है वहाँ के चाय के बागान मिलेंगे, ठीक है। तो अगर हम उन चाय के बागान को याद करेंगे तो हमें क्या होगा, दार्जिलिंग या असम की जो है वो याद आएगी, ठीक है। तो वो क्यों आएगी, क्योंकि पूरे एरिया में वही स्पीशी जो है वो फैली हुई है, तो वो क्या होगी, फाउंडेशनल स्पीशी कहलाएगी, ठीक है। जैसे केल्प्स होते हैं, केल्प फॉरेस्ट में कोरल्स जो हैं पूरे समुद्र में आपको दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फाउंडेशन स्पीशीज हैं।